तो स्टूडेंट्स, हम जो अपना चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स वो डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने फोटोसिंथेसिस का बेसिक पढ़ लिया था। इसके साथ ही कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में डिटेल दे रखी थी, वो भी हमने डिस्कस कर ली थी। एंड C3 साइकिल के बारे में पढ़ लिया था। लाइट रिएक्शन के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो लाइट रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि भाई जो H2 है उसका ऑक्सीडेशन होगा और फिर वो O2 है उसको स्प्लिट आउट कर देगा बाहर, और H2 मॉलिक्यूल से वो NADPH की फॉर्मेशन कर देते हैं। C3 साइकिल में हमने पढ़ा था कि CO2 का यूज करके रुबिलोज बाइफॉस्फेट के हेल्प से हम किसकी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन करते हैं। वो प्रोसेस हमने कंप्लीट पढ़ ली थी। आज की क्लास में हमें पढ़ना है फोटो रेस्पिरेशन के बारे में। तो एक बार पीछे का जो प्रोसेस था वो रिपीट कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या स्टेप्स किए थे, और ताकि आप आगे जो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसको कनेक्ट कर पाओ, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो C3 साइकिल से ही रिलेट करती है। उसी से कनेक्टेड पॉइंट है यहाँ पे कि कुछ कंडीशंस अप्लाई होंगे फोटो रेस्पिरेशन में, जो कि एक नॉर्मल C3 साइकिल चल रही थी उसके ऊपर। वो नॉर्मल C3 साइकिल चल रही है, भाई CO2 का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, प्रॉपर एंजाइम से वो काम कर रहे हैं। तो अगर वहां पे कुछ कंडीशंस अप्लाई होंगे कि भाई टेम्परेचर हाई हो गया, लाइट इंटेंसिटी ज्यादा हो गई, तो उस पे उसकी वजह से C3 साइकिल पे क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे वो यहाँ पे हमें देखना है। तो पहले हम एक बार पीछे का रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। तो C3 साइकिल में हमने क्या पढ़ा था कि भाई हमारे पास जो CO2 मॉलिक्यूल्स है वो थ्रू द स्टोमेटा एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और जो रुबिस्को एंजाइम है वो यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। राइबोलेज बाइफॉस्फेट है, उसके हेल्प से कार्बन फिक्सेशन होगा और किसके 3 PGA मॉलिक्यूल से वो बन जाते हैं। यहाँ पे कुछ ATP और NADPH का यूज होता है। यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल ऑफ ATP यूज होते थे और 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH वो यूज हो रहे थे। उसके बाद जो 3 PGA था, इसको हमने किसके मॉलिक्यूल्स बना दिए, GA3P के मॉलिक्यूल्स हमने बना रहे थे। एसिटाइल एसिड था, उसको ग्लिसरिक एसिड था, उसको एसिटाइल एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया था, जिसमें से 2 मॉलिक्यूल्स है वो ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए काम करना स्टार्ट कर ग्लूकोज फॉर्मेशन करनी स्टार्ट कर दी थी, और बाकी के जो बचे हुए 10 मॉलिक्यूल्स थे वो दोबारा से जो RUBP था उसकी रीजनरेशन में हेल्प करने लग जाता है, और वहां पे फिर से ATP का यूज होता है। वहां पे 6 मॉलिक्यूल ऑफ ATP यूज हो रहे थे। क्या हुआ था, रुबिस्को एंजाइम की हेल्प से जो कार्बन फिक्सेशन हुआ, फॉस्फोग्लिसरल एसिड की फॉर्मेशन हुई 12 मॉलिक्यूल्स। फिर उसके बाद ATP और ADP ATP और NADPH का यूज करके जो ग्लिसरिक एसिड था उसको ग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट किया। ग्लिसरल्डिहाइड कितने मॉलिक्यूल बने थे, 12 मॉलिक्यूल बने थे, उसमें से 2 मॉलिक्यूल है वो जो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर रहे थे, और जो 10 मॉलिक्यूल्स थे वो दोबारा से जो RUBP है उसकी रीजनरेशन के लिए आगे प्रोसेस करते हैं। वहां पे 6 ATP यूज हो रहे थे। तो टोटल ATP यहाँ पे 18 ATP मॉलिक्यूल्स है वो यूज हुए थे, और 2 NADPH यूज हुए थे। तो ये था कि भाई एक नॉर्मल प्रोसेस चल रही है, कंटिन्यूअसली CO2 का एब्जॉर्प्शन हो रहा है स्टोमेटा के द्वारा, एंड जो एंजाइम्स है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। एनर्जी है वो हमें, जो हमारी लाइट रिएक्शन थी वहां से हमें एनर्जी मिल रही थी। तब की ये पूरी की पूरी प्रोसेस थी कि कैसे पूरा स्टेप हमारे चल रहे हैं। ये तो कोई भी अबनॉर्मलिटी नहीं है, उस टाइम पे ये पूरी प्रोसेस कंटिन्यू चल रही है। अगर हम बात करें कि मान लो कि लाइट इंटेंसिटी है वो बहुत ही हाई है, लाइट इंटेंसिटी हाई होगी तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस का काम भी करते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा ऑक्सीजन को रिलीज करने का काम, CO2 का एब्जॉर्प्शन का काम, इसके अलावा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में भी अपना मेन रोल प्ले करते हैं। कि हाई टेम्परेचर होगा तो स्टोमेटा के द्वारा जो वाटर प्रेजेंट है लीफ के अंदर वो भी बाहर इवोपराइज होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब एक कंडीशन अप्लाई होगी फोटो रेस्पिरेशन में कि लाइट इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है, हाई टेम्परेचर वहां पे प्रेजेंट है, टेम्परेचर हाई है, तो क्या होगा, जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। और जो ये स्टोमेटल पोर्स है हमारे लीफ के अंदर, यहाँ से क्या होगा, वाटर है वो बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल्स है वो बाहर जाने स्टार्ट होंगे, तो लीफ क्या करेगी, लीफ स्टोमेटा को क्लोज कर देगी। जो स्टोमेटा जहाँ से CO2 और ऑक्सीजन हमारी एब्जॉर्ब हो रही थी, CO2 एब्जॉर्ब हो रही थी सॉरी, और ऑक्सीजन बाहर रिलीज हो रही थी, उन स्टोमेटल पोर्स को
क्लोज कर देते हैं लीफ कब, जब हाई टेम्परेचर यहाँ पे प्रेजेंट। अब स्टोमेटल पोर्स है वो बंद हो गए, तो अब ऑक्सीजन है वो बाहर नहीं जा पा रही और CO2 है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा, क्योंकि CO2 का एब्जॉर्प्शन भी स्टोमेटल पोर्स के थ्रू हो रहा था और जो ऑक्सीजन है वो बाहर रिलीज भी स्टोमेटल पोर्स के द्वारा हो रही थी। तो अब ऑक्सीजन बाहर नहीं जाएगी, CO2 एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो जो रुबिस्को एंजाइम है वो जब प्रॉपर नॉर्मल कंडीशन चल रही थी उस टाइम तो कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में कार्बन फिक्सेशन में हेल्प कर रहा था, CO2 के साथ बाइंड अप होके वहाँ पे अपनी जो रोल प्ले कर रहा था कि कार्बन फिक्सेशन का, उससे कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन कर रहा था। लेकिन अब क्या होगा, अब CO2 तो बाहर से तो आ नहीं रही, सिर्फ प्लांट रेस्पिरेशन कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ अमाउंट CO2 की प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन की अमाउंट यहाँ पे ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू द लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन की वजह से ऑक्सीजन की प्रेजेंस है वो यहाँ पर ज्यादा हो जाएगी। लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन है वो बनती जा रही है और O2 यहीं की यहीं क्या हो रही है, O2 यहीं की यहीं इकट्ठी होती जा रही है लीफ के अंदर ही, मेसोफिल सेल के अंदर ही वो इकट्ठी होती जा रही है। CO2 की कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है। अब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो जो रुबिस्को एंजाइम है वो क्या करेगा, वो क्या उसकी फुल फॉर्म हमने क्या पढ़ी है, हमने जो रुबिस्को एंजाइम है उसकी फुल फॉर्म क्या पढ़ी थी, रुबिलेज 15 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। मतलब कार्बोक्सिलेज में भी वो अपना रोल प्ले करेगा और ऑक्सीजनेज में भी वो जो प्रोसेस है उसमें अपनी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब उसको CO2 मिल नहीं रही, तो कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है वो तो वहीं पे मतलब प्रॉपर CO2 नहीं मिल रही तो वो प्रोसेस बंद होगी, तो वो अब ऑक्सीजनेज करना स्टार्ट कर देगा, वो O2 के साथ बाइंड अप होना स्टार्ट कर देगा। O2 के साथ बाइंड अप होगा तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन की प्रेजेंस ऑफ लाइट में क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस चल रही है। फोटो रेस्पिरेशन में मेनली हम क्या करें, 3 स्टेप्स है उनको इंक्लूड करेंगे। फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसमें 3 स्टेप इंक्लूड करेंगे, 3 सेल ऑर्गेनल्स का यहाँ पे यूज होगा। अलग अलग स्टेप है वो अलग अलग ऑर्गेनल सेल ऑर्गेनल के अंदर होगा। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया, ये 3 सेल ऑर्गेनल्स हैं वो फोटो रेस्पिरेशन में यूज होंगे। कंडीशन क्या है फोटो रेस्पिरेशन की, कि लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, स्टोमेटल पोर्स है वो क्लोज हो चुके हैं, स्टोमेटल पोर है वो क्लोज हो गए, इस वजह से लीफ के अंदर CO2 कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो गई और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। रुबिस्को एंजाइम है वो किसके साथ बाइंड अप कर रहा है, अब जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ बाइंड अप करेगा, और जब बाइंड अप करेगा तो अपना प्रोडक्ट फॉर्मेशन किसकी करेगा, वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर लेता है ग्लाइकोलेट, फोस्फोग्लाइकोलेट की फॉर्मेशन कर लेता है और फोस्फोग्लिसरिक एसिड की फॉर्मेशन कर लेगा। तो फोस्फोग्लिसरिक एसिड है वो तो वापस से जाके C3 के साथ काम करना स्टार्ट कर देगा, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगा, उसका काम यही है कि वो आगे जाके कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन करे। लेकिन फोस्फोग्लाइकोलेट बन गया, ये क्या काम करेगा वो हमें यहाँ पर देखना है, क्योंकि ये एक वेस्टफुल प्रोडक्ट है, इसका कहीं भी कुछ यूज नहीं होना है, ये सिर्फ ATP का यूज करेगा, ATP को बर्बाद करने का काम करेगा, CO2 है वो रिलीज करेगा। तो ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है, कोई भी यूजफुल नहीं, कोई भी काम नहीं है इसका। लेकिन जब लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है तो स्टोमेटल पोर्स हो जाते हैं बंद और उस टाइम पे ये प्रोसेस चलती है। तो अब इसके बारे में हमें देखना, तो क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट में क्या हो रहा था कि क्लोरोप्लास्ट में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वो हो गई ज्यादा, तो जो RUBP है वो किसके साथ कंबाइन कर लेगा, बाइंड अप कर लेगा, ऑक्सीजन के साथ वो बाइंड अप कर लेगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप कर लिया तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी, ऑक्सीजनेज प्रोसेस होगी, और ऑक्सीजनेज प्रोसेस होगी तो वो किसकी फॉर्मेशन करेगा, फोस्फोग्लाइकोलेट एंड PGA, फोस्फोग्लाइकोलेट एंड PGA की फॉर्मेशन कर लेगा। ये PGA तो वापस से जाके C3 साइकिल के साथ काम करना शुरू कर देगा, लेकिन ये जो फोस्फोग्लाइकोलेट बना है इसका एक फोस्फेट हम रिलीज कर देंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे ग्लाइकोलेट में, क्योंकि इसको भी हमें इस फॉर्म में PGA की फॉर्म में लेके आना वापस से। फोस्फोग्लाइकोलेट जो ऑक्सीजनेज प्रोसेस के द्वारा बना है उसको भी हमें किसकी फॉर्मेशन करनी है, फोस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड की फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, ताकि उसका कुछ तो यूज कर पाए हम। तो इसका जो फोस्फेट ग्रुप है एक PI रिलीज करके फोस्फेट है उसको रिलीज कर देंगे और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको हमने ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट कर दिया।
ऑक्सीजनेज प्रोसेस में प्रोडक्ट बना फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड पीजीए। पीजीए वापस से C3 साइकिल में काम करेगा, लेकिन जो ग्लाइकोलेट है फॉस्फोग्लाइकोलेट, इसका एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल रिलीज करके इसको हमने ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट कर दिया है। इतना हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट से ये रिएक्शन आगे फंक्शनिंग करेगी फोटो रेस्पिरेशन की, कहाँ पे, परोक्सिसोम में। परोक्सिसोम में ये काम करेगी, वहां पे ये ग्लाइकोलेट है, इसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन होगी और इसको ग्लाइओक्सिलेट बना दिया जाएगा। ग्लाइकोलेट है, इसको ग्लाइओक्सिलेट में कन्वर्ट कर दिया जाए। परोक्सिसोम में एक O2 मॉलिक्यूल ग्लाइकोलेट के साथ ज्वाइन होगा और किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको ग्लाइकोक्सिलेट में इसको कन्वर्ट कर दिया, और फिर इससे एक अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन कर लेंगे, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है, उसकी फॉर्मेशन हम कर लेते हैं। कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर किसकी फॉर्मेशन हुई थी, फॉस्फोग्लाइकोलेट। एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल उसका रिलीज किया, इसको बना लिया हमने ग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट को आगे पास कर दिया परोक्सिसोम, जो हमारा सेल ऑर्गेनल है उसके पास में। यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन की, ग्लाइकोलेट है, उसके साथ एक ऑक्सीजन ऐड की हमने यहाँ पे, और ऑक्सीजन ऐड करके हमने क्या बना दिया, ग्लाइकोक्सिलेट में इसको कन्वर्ट कर दिया। इससे हम एक अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन कर रहे हैं जिसका नाम है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन हमने यहाँ पे कर ली। इतना होगा कहाँ पे, परोक्सिसोम में। परोक्सिसोम में इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को आगे माइटोकॉन्ड्रिया में पास कर दिया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस चलती है। ग्लाइसिन है, वो एक जो ऑक्सीजन है, ग्लाइसिन का एक O2 मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे, और किस O2 को रिलीज करेंगे, CO2 फॉर्म, मतलब एक CO2 मॉलिक्यूल, एक कार्बन हमने यहाँ से रिलीज करते हैं। ग्लाइसिन का एक कार्बन मॉलिक्यूल था, वो रिलीज कर दिया, किसके साथ बाइंड अप करके, ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप करके। ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है, उसको माइटोकॉन्ड्रिया में पास करेंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा कि एक O2 मॉलिक्यूल के साथ ग्लाइसिन का एक कार्बन मॉलिक्यूल अटैच करके CO2 बना देंगे, और CO2 हम क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं बाहर। क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। और ग्लाइसिन का अगर एक कार्बन मॉलिक्यूल रिलीज कर दिया हमने, तो किसकी फॉर्मेशन होगी, सीरिन। सीरिन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ये भी एक अमाइनो एसिड होता है। अब सीरिन को वापस से कहाँ पे लेके जाएंगे, परोक्सिसोम के पास। ठीक है, ग्लाइसिन से सीरिन अमाइनो एसिड बना लिया, सीरिन को वापस से परोक्सिसोम में लेके जाएंगे, वहां पे कुछ एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनेंगे। जो NADH था, इसको अपने पास NADH2 था, उसको NADH में कन्वर्ट कर देंगे, और उसकी प्रेजेंस में जो सीरीन है, उसको जो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देकर किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्लिसरेट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, और इस ग्लिसरेट को एक ATP का यूज करके, ग्लिसरेट को एक ATP का यूज करके किस में कन्वर्ट कर देंगे, वापस से PGA में कन्वर्ट कर देंगे, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि इससे हम जो कार्बोहाइड्रेट है, शुगर की फॉर्म है, वो बना सके। हुआ क्या है, यहाँ पे कोई भी यूजफुल प्रोडक्ट नहीं निकला, इवन यहाँ पे ATP का यूज हुआ है, और CO2 रिलीज हुई है, जो कि दोनों ही चीज जो प्रोसेस है उसके लिए हार्मफुल है। प्लांट अगर CO2 रिलीज करने लग गया डे टाइम में भी, तो क्या होगा, CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। दूसरा, यहाँ पे प्लांट की एक ATP भी यूज हो गई, वो इतनी मुश्किल से लाइट रिएक्शन में ATP का प्रोडक्शन कर रहा है, उस एक ATP का भी यहाँ पे यूज हो गया। तो इसलिए ये बोला जाता है कि फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, वो एक वेस्ट प्रोसेस है, इसका कोई भी यूज नहीं है, लेकिन कुछ अननेसेसरी कंडीशंस में ये होता है। हुआ क्या है, एक बार मैं फिर से समझा रही हूँ ये प्रोसेस की क्या क्या चीजें यहाँ पे इंक्लूड हुई है। यहाँ पे जो अपने पास एक नॉर्मल प्रोसेस चल रही थी C3 साइकिल में, वहां पे CO2 एब्जॉर्ब हो रही थी, और अपना जो कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन हो रही थी, वो प्रोसेस कंटिन्यू वहां पे चल रही थी। लेकिन एक कंडीशन आ गई अपने पास कि भाई हम जो लाइट थी, लाइट इंटेंसिटी थी, वो बहुत ज्यादा हो गई, टेम्परेचर जो आउटर साइड टेम्परेचर था वो बढ़ गया, और वाटर लॉस होना स्टार्ट हो गया। अब वाटर लॉस को रोकना है लीफ को, तो वो क्या कर देगी, स्टोमेटल पोर्स को क्लोज कर देती है। स्टोमेटल पोर्स क्लोज हो गए, तो ना तो CO2 का एब्जॉर्प्शन हो पा रहा, और ना ही लाइट रिएक्शन में जो ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हो रही वो बाहर रिलीज हो रही। तो जो लीफ है, मेसोफिल सेल है, उनके अंदर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा,
ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी और CO2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, CO2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो जो रुबिस्को एंजाइम है, वो जो कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है, कार्बन फिक्सेशन वाली प्रोसेस है, वहाँ जब CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो उसके साथ काम करने लग जाता है। लेकिन अब क्या हो गया, CO2 की कंसंट्रेशन कम हो गई तो उसने सोचा भाई इसका साथ छोड़ो और ऑक्सीजन के साथ मिल जाओ, क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो चुकी है। सेल में ऑक्सीजन ज्यादा हो गई है एज कम्पेयर टू CO2, तो वो क्या करेगा, रुबिस्को एंजाइम है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप कर लेगा। जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ, RUBP के साथ बाइंड अप हो चुकी है और किसकी फॉर्मेशन कर ली, फोस्फोग्लाइको लेट की फॉर्मेशन यहाँ पे इसने कर ली, फोस्फोग्लाइकोलेट की फॉर्मेशन कर ली। अब ये प्रोडक्ट हमारे किसी भी काम का नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, फोस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में इसको कन्वर्ट करेंगे, ताकि इससे हम कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन कर सके। इसकी फॉर्मेशन करने में, फोस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड की फॉर्मेशन करने में फोस्फो ग्लाइकोलेट से हमें एक ATP का यूज करना पड़ेगा, साथ में एक CO2 मॉलिक्यूल रिलीज करना पड़ेगा, तब ये जो यूजफुल प्रोडक्ट है ये बन पाता है। तो कैसे करेंगे, पहले तो एक फोस्फेट जो एक फोस्फेट मॉलिक्यूल है वो रिलीज करेंगे। फोस्फोग्लाइकोलेट से फोस्फेट मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन होगी, ग्लाइकोलेट की फॉर्मेशन हो गई। ग्लाइकोलेट है इसको पास कर दिया पेरोक्सिसोम में। पेरोक्सिसोम में हमने क्या किया, ग्लाइकोलेट के साथ एक ऑक्सीजन और बाइंड अप कर दी, और एक ऑक्सीजन और बाइंड अप कर दी तो इसको क्या बना दिया, ग्लाइकोक्सिलेट। क्या बना दिया, ग्लाइकोक्सिलेट बना दिया। फिर इस ग्लाइकोऑक्सिलेट को किसमें कन्वर्ट किया, ग्लाइसिन में, एक अमाइनो एसिड की फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया। इस ग्लाइसिन को हमने कहाँ भेज दिया, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भेजने के बाद हमने क्या किया कि इस ग्लाइसिन का एक कार्बन मोलिक्यूल ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो, उसके साथ बाइंड अप किया और एक CO2 मोलिक्यूल हमने बाहर रिलीज कर दिया। ग्लाइसिन से एक कार्बन मोलिक्यूल निकाला, CO2 के साथ उसको बाइंड अप किया और CO2 के फॉर्म में जो एक मॉलिक्यूल था उसको बाहर हमने निकाल दिया। ग्लाइसिन से एक कार्बन मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया, तो उससे कौन से अमीनो एसिड की फॉर्मेशन हो गई, सीरीन जो अमीनो एसिड है उसकी फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है। सीरीन अमीनो एसिड को वापस से हमने कहाँ भेज दिया, पेरोक्सिसोम में भेज दिया। इसका एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसके साथ ऐड होगा और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होके किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, ग्लिसरेट की फॉर्मेशन कर रहा है। सीरीन के अंदर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करके किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, ग्लिसरेट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। इस ग्लिसरेट को फोस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ATP का यूज करना पड़ेगा। एक ATP का यूज करके हमने इसको PGA की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ये PGA की फॉर्म है, ये यूजफुल है हमारे लिए और इससे प्लांट है वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन कर सकता है। तो इस प्रोसेस से हमें मिला क्या, मिला कुछ नहीं। यहाँ पे वेस्ट हो गई एक ATP, ये वेस्ट हो गई, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वेस्ट हो गया, साथ में CO2 रिलीज हो गई, जो कि तीनों की तीनों फॉर्म हार्मफुल है। ये सिर्फ एक अननेसेसरी कंडीशन में प्लांट को ये प्रोसेस करनी पड़ती है कि भाई टेम्परेचर हाई हो चुका है तो करनी पड़ेगी, स्टोमेटल पोर्स को बंद करना पड़ेगा, वरना वाटर है वो सारा का सारा बाहर रिलीज हो जाएगा थ्रू द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, इसलिए ये प्रोसेस प्लांट को करनी पड़ती है। तो ये पूरी की पूरी साइकिल चलती है इस फोटो रेस्पिरेशन में। क्या केल्विन साइकिल के साथ इसको कंपेयर करके देखें तो केल्विन साइकिल में तो क्या हो रहा था, डायरेक्ट PGA से हम किसकी फॉर्मेशन कर रहे थे, किसकी फॉर्मेशन कर रहे थे, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन कर रहे थे। वो इस साइकिल को टू सी साइकिल भी, सॉरी, C2 साइकिल बोला जाता है, 2C नहीं, C2 साइकिल बोला जाता है। और केल्विन साइकिल को C3 साइकिल बोल रहा था, क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो दो कार्बन वाला मॉलिक्यूल बन रहा है, जिसका एक कार्बन हम आगे जाके रिलीज कर देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के टाइम। माइटोकॉन्ड्रिया में जब रिएक्शन होती है वहां पे ग्लाइसिन को सीरीन में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें से एक हमने कार्बन का मॉलिक्यूल था वो रिलीज कर दिया, CO2 के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को C2 साइकिल बोला जाता है। केल्विन साइकिल जो नॉर्मल चल रही थी उसको C3 साइकिल बोल रहे थे, क्योंकि उसका फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा था वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल बन रहा था, यहाँ पे 2 कार्बन मॉलिक्यूल यहाँ पे बना है। तो इसके अंदर ATP का यूज हुआ है और CO2 रिलीज हुई है, इसलिए इसको वेस्ट प्रोसेस बोला जाता है।
अभी इसके नोट्स देखते हैं वन बाय वन। एक बार फिर नोट्स देखने के बाद एक बार फिर से यही चीज दोबारा से रिपीट करूंगी कि साइकिल में क्या समझाया गया है। ये बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना। वहां केल्विन में हम CO2 का एब्जॉर्प्शन कर रहे थे RUBP के साथ, यहाँ पे ऑक्सीजन को ज्वाइन कर लें। ऑक्सीजन ज्वाइन कर रहे हैं तो उसके बाद फोस्फोग्लाइकोलेट जो फॉर्मेशन हो रही है, उस फोस्फोग्लाइकोलेट को हमने पीजीए की फॉर्म में वापस कन्वर्ट करना है, एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाना है एक अनयूजफुल प्रोडक्ट से। किसका यूज करके? एटीपी का यूज करके और CO2 को रिलीज करके। इतना ही है इस साइकिल के अंदर। बीच में अगर आपको ये ग्लाइसिन सीरीन वाली ये चीजें याद ना भी हो तो भी आप डायरेक्ट ये कर सकते हो कि पर ऑक्सीसोम में ग्लाइकोलेट, उसमें एक ऑक्सीजन मोलिक्यूल ऐड होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 का मोलिक्यूल रिलीज होगा। इतनी चीजें भी याद रख लोगे तो भी आराम से इसको कवर कर सकते हो। एक बार नोट्स देखते हैं इसके और फिर से दोबारा से एक बार रिपीट कर दूंगी साइकिल। तो फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन है, इसमें क्या करते हैं, एक अननेसेसरी कंडीशन के अंदर एक पर्टिकुलर सिचुएशन क्रिएट हो गई कि बाहर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, तो प्लांट को स्टोमेटल पोर्स बंद करने पड़ेंगे और CO2 कंसंट्रेशन है उसका एब्जॉर्प्शन होना बंद हो जाएगा CO2 गैस का, और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वो सेल के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। रूबिस्को एंजाइम उसके साथ बाइंड अप कर लेगा और फिर उसके बाद एक अनयूजफुल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने एक एटीपी की यूज करना पड़ा और CO2 रिलीज करनी पड़ी। तीन जो सेल ऑर्गेनल्स है उनका यूज होगा यहाँ पे। जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें प्रोसेस चलेगी, फिर पेरोक्सिसोम में प्रोसेस चलेगी, देन उसके बाद किसके अंदर प्रोसेस चलेगी, जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर पूरी प्रोसेस चलती है। तो एक बार इसके नोट्स देखते हैं। In courses of study of plant productivity, it was discovered that considerable proportion of photosynthetic product was being oxidized to carbon dioxide and water without the production of metabolic useful energy। क्या बता रहा है कि भाई जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, जब कार्बन फिक्सेशन हो रहा था तब तक सही था, ग्लूकोज फॉर्मेशन होगा वहां पे, वो साइकिल हमारी सही चल रही थी C3 साइकिल। लेकिन जब ऑक्सीडाइज कर रहे हैं उस टाइम पे क्या हो रहा है कि वाटर के बिना एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है और कोई भी एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो रही है। इवन एनर्जी का यूज हो रहा है, यहाँ पे एटीपी का यूज किया हमने इस प्रोसेस के टाइम पे। दिस was stressed a type of respiration that occur in small organelles called paroxysm, and because it only occur in light, it is called photorespiration। ये एक छोटा सा टाइप है रेस्पिरेशन का, मतलब एक ट्रेस प्रोसेस है ये रेस्पिरेशन की। और कहाँ पे? पेरोक्सिसोम का मेनली यहाँ पे मेन रोल होता है। इस छोटे से सेल ऑर्गेनल के अंदर ये पूरी प्रोसेस चलती है। रेस्पिरेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है कि भाई ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, CO2 का रिलीज हो रहा है, यही होता है रेस्पिरेशन। और फोटो रेस्पिरेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रेजेंस ऑफ लाइट ये प्रोसेस चल रही है, CO2 रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन यूज हो रही है, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस इसको हम बोलते हैं। नो एटीपी और रिड्यूस NAD इज प्रोड्यूस बाय फोटो रेस्पिरेशन। ना एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, ना ही NAD का प्रोडक्शन हो रहा है। द एनर्जी रिलीज बीइंग लॉस्ट एज हीट, इवन एनर्जी है वो यहाँ पे एज अ हीट लॉस होगी। इन फोटोसिंथेटिक सेल बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड compete फॉर RUBP एज अ सबस्ट्रेट। यहाँ पे जब प्रोसेस चल रही है, जब स्टोमेटा बंद हो चुके, तो ऑक्सीजन और CO2 दोनों के बीच में एक कंपटीशन चलता है कि कौन सा बाइंड अप कर पाएगा। अब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ऑक्सीजन RUBP के साथ कंबाइन कर जाएगी। And relatively rate of carboxylation and oxygenation depend upon the reaction of carbon dioxide to oxygen concentration in immediate vicinity of enzyme। और जो कंसंट्रेशन है कि भाई CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी या फिर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, उस चीज पे डिपेंड करेगा कि किसके साथ एंजाइम है, रूबिस्को एंजाइम है, वो जल्दी से बाइंड अप कर पाएगा। तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, वो उसके साथ बाइंड अप कर जाता है। कार्बोक्सिलेशन केल्विन साइकिल में क्या हो रहा था? केल्विन साइकिल में ये हो रहा था कि भाई RUBP है वो CO2 के साथ बाइंड अप हुआ, कार्बोक्सिलेज प्रोसेस चली और 2 फॉस्फोग्लिसरल एसिड की फॉर्मेशन हुई। इसको हमने किसमें एसिटिक ऐसे फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया था, PGA में कन्वर्ट कर दिया था।
और फिर हमने क्या बना दिया था, जो ग्लूकोज की फॉर्मेशन है वो कर दी थी, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन कर दी थी। लेकिन ऑक्सीजनेशन प्रोसेस में क्या होगा, ऑक्सीजनेशन प्रोसेस में किसकी फॉर्मेशन हो रही है, पीजे की, 3 कार्बन मॉलिक्यूल पीजे की फॉर्मेशन हो रही है, एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फोस्फोग्लाइकोलिक एसिड। किसकी फॉर्मेशन होगी, फोस्फोग्लाइकोलिक एसिड। इसके पास 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, जो कि हमारे लिए कोई काम नहीं है इसका, इसको हमने वापस से एक पीजीए में कन्वर्ट करना पड़ेगा एटीपी का यूज करके, इंस्टेड ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए। यहाँ पे अब जिसमें कार्बोक्सिलेशन में क्या हो रहा था, पीजीए की फॉर्मेशन हो रही थी, अब इस पीजीए की जगह किसकी फॉर्मेशन हो गई, फोस्फोग्लाइकोलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे बता रखा है कि आरयूबीपी कंबाइन विद O2 प्रेजेंस ऑफ आरयूबीपी ऑक्सीजनेज किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड फोस्फोग्लाइकोलिक। तो ये तो यूजफुल होगा, लेकिन ये यूजफुल नहीं होगा, इसको हमने दोबारा से कन्वर्ट करना है। फोस्फोग्लाइकोलिक एसिड इज रैपिडली हाइड्रोलाइज्ड टू ग्लाइकोलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट एंजाइम इन प्रेजेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। किस में कन्वर्ट हो गया, फोस्फोग्लाइकोलिक एसिड है वो ग्लाइकोलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, एक पीआई को रिलीज कर देते हैं किसकी, फोस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होगा। फोटो रेस्पिरेशन, मोस्ट ऑफ ग्लाइकोक्सिलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसिन। किस में कन्वर्ट होगा, ग्लाइसिन में। ट्रांसमिशन रिएक्शन विद अमीनो एसिड, अमीनो एसिड की फॉर्म है ग्लाइसिन, और वो एक जो रिएक्शन है उसके द्वारा अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया। ग्लाइसिन देन डिफ्यूज फ्रॉम पेरोक्सिसम टू माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइसिन है उसको माइटोकॉन्ड्रिया के पास भेज दिया, वेयर 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन आर कन्वर्टेड इनटू 1 मॉलिक्यूल ऑफ सीरीन। 2 मॉलिक्यूल थे ग्लाइसिन के, वो किस में कन्वर्ट हो गए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सीरीन, और एक CO2 मॉलिक्यूल है वो बाहर रिलीज कर दिया, एक है NH4 मॉलिक्यूल है वो बाहर रिलीज कर दिया। दिस माइटोकॉन्ड्रियल रिएक्शन इज द मेजर सोर्स ऑफ CO2, और जो माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन है यहीं पे क्या हो रहा है, CO2 है वो रिलीज हो रही है, दैट इज रिलीज इन फोटो रेस्पिरेशन, जो कि फोटो रेस्पिरेशन में रिलीज होगी। CO2 रिलीज होगी फोटो रेस्पिरेशन में, वो कहाँ प्रोड्यूस हुई, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस हुई। द सीरीन इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू पीजीए, और जो CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हो गया इसकी वजह से जो सीरीन है वो पीजीए में कन्वर्ट होगा थ्रू अ सीरीज ऑफ अकरिंग पेरोक्सिसोम एंड क्लोरोप्लास्ट। पेरोक्सिसोम में जहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होगा और क्लोरोप्लास्ट में वापस से एटीपी का यूज होगा, तब जाके ये पीजीए के अंदर कन्वर्ट होगा। तो पूरी उसी साइकिल की डिटेल्स यहाँ पे बता रखी है कि कैसे कैसे पूरी प्रोसेस चलिए। तो देखो क्या क्या पढ़ा है हमने, क्या क्या चीजें साइकिल के जो नोट्स थे उसमें हमने देखा कि भाई ऑक्सीजनेज प्रोसेस होगी, हाँ ठीक है, O2 आरयूबीपी के साथ कन्वर्ट हो गया और किसकी ग्लाइकोलेट की फॉर्मेशन कर ली। यहाँ पे एक पीआई को रिलीज करके हम किसकी फॉर्मेशन कर लेंगे, ग्लाइकोलेट की फॉर्मेशन कर लेंगे। ग्लाइकोलेट को कहाँ पे डिफ्यूज कर दिया, पेरोक्सिसोम में डिफ्यूज कर दिया, यहाँ पे एक O2 मॉलिक्यूल इसमें ऐड होगा और किसकी ग्लाइकोक्सिलेट की फॉर्मेशन कर ली, और ये किसमें, एक अमीनो एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये ग्लाइसिन है, ये अपना जो 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स थे उनमें से एक कार्बन मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा, और वो कार्बन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप होकर किसकी, CO2 की फॉर्मेशन कर देगा। और इधर एक ग्लाइसिन एक कार्बन मॉलिक्यूल रिलीज कर चुका, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीरीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया। सीरीन अमीनो एसिड वापस से पेरोक्सिसम के पास गए, यहाँ से एक H, यहाँ जो हाइड्रोजन एटम था वो इसके साथ ऐड होगा और ये ग्लिसरेट की फॉर्म में आ जाएगा। ग्लिसरेट से जो पीजीए में कन्वर्ट करना है तो वहां पे एक एटीपी का यूज होगा, और फिर इससे पीजीए की फॉर्मेशन होती है, और इस पीजीए को वापस से फिर C3 साइकिल में ले जाके वहां पे क्या किया जाएगा, वहां पे जो शुगर फॉर्मेशन है वो करवाई जाएगी। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है किसकी, फोटो रेस्पिरेशन की, कि ये सारे के सारे स्टेप्स है वो इंक्लूड होंगे इस प्रोसेस के अंदर। तो ये जो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है इसमें बस इतना याद रखना है कि रूबिस्को एंजाइम है वो किसके साथ बाइंड अप करेगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप करेगा, और कब करेगा, जब लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, स्टोमेटल पोर्स क्लोज हो चुके, उस कंडीशन में यहाँ पे ये पूरी प्रोसेस चलेगी। और फोस्फोग्लाइकोलेट की फॉर्मेशन होती है जिसको हमें फोस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्या क्या यूज करेंगे वहां पे, सबसे पहले तो CO2 मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज हो जाएगा, और एक एटीपी का यूज करके फिर हम इस ग्लिसरेट को फोस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं।
तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस इसमें चलेगी। केल्विन साइकिल प्रॉपर चल रही है नॉर्मल कंडीशन में, फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो अब नॉर्मल कंडीशन में, और एक पर्टिकुलर कंडीशन क्रिएट हो गई कि लाइट इंटेंसिटी ज्यादा हो गई, तो उसी कंडीशन में ये साइकिल पूरी चलती है। तो आज हमने पढ़ लिया फोटो रेस्पिरेशन के बारे में। कल की जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें C4 साइकिल के बारे में हमें डिस्कस करना है। जो कैम प्लांट होते हैं उनमें जो साइक्लिक प्रोसेस है वो कैसे चलती है, C4 साइकिल वहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं। C4 प्लांट्स में प्रोसेस चलती है वो कैसे चलती है, वो सारी डिटेल्स हमें पढ़नी है। अगर इस साइकिल में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। दोबारा से इस चीज को मैं रिपीट कर दूंगी, आपका मतलब जो भी डाउट होगा उसको क्लियर कर दूंगी। आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो कुछ समझ में आई, कुछ इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे की जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आज की क्लास को करते हैं यहीं पे एंड अप। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।